गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम सेल से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, उन पर अपन डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम से रिलेटेड कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, कार्य क्या है। राइबोसोम्स जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कोशिका के इंजन। इन्हें कोशिका के इंजन भी कहा जाता है, या इन्हीं को बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कोशिका के इंजन कहें या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहें, राइबोसोम कहें, इन्हीं को कहते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं पैलेडे कण। कौन से कण कहा जाता है ना? पैलेडे कण के नाम से भी जाना जाता है। पैलेडे ग्रेन्यूल्स के बारे में, पहले जो कण होते हैं उनके बारे में साइंटिस्ट पैलेडे ने सबसे पहले बताया था, और इनकी खोज का जो श्रेय जाता है वो भी पैलेडे को जाता है। तो इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? पैलेडे ने की थी। जंतु कोशिका के अंदर इन्होंने सबसे पहले इन राइबोसोम्स जैसी कणिकाओं को देखा था, जबकि सेम की जड़ों की कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम्स को सबसे पहले देखने का श्रेय रॉबिन्सन एंड ब्राउन को जाता है। तो इन्होंने पैलेडे ने खोज जंतु कोशिका के अंदर की थी, जंतुओं में। जबकि पादपों के अंदर देखें तो पादपों में सेम की जड़ों में सबसे पहले देखने का श्रेय रॉबिन्स तथा ब्राउन को दिया जाता है। रॉबिन्स और ब्राउन ने सबसे पहले इन्होंने जड़ों के अंदर देखा था। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉबिन्सन तथा ब्राउन को दिया जाता है, जबकि जंतुओं के अंदर खोज का श्रेय दिया जाता है वो पैलेडे को जाता है। तो ये प्रोटीन निर्माण का मुख्य कार्य करने की वजह से प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका निर्माण राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। इनका निर्माण करने में जो प्रोटीन भाग लेती है उसका नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ये केंद्रिका न्यूक्लियोलस के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इनका निर्माण किससे होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका निर्माण यूकैरियोट कोशिका के अंदर, यूकैरियोट सेल्स में ये केंद्रिका में बनते हैं। किस में बनते हैं? ये केंद्रिका न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में बनते हैं। जबकि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर इनका निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोकैरियोट सेल्स में इनका निर्माण होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। रीजन तो यह है क्योंकि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट सेल जो होती है उसमें ना तो केंद्रक होता है, ना केंद्रिका होती है, ना उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, ना केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रिका नहीं पाए जाने की वजह से प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर इन राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका के अंदर इनका निर्माण केंद्रिका में होता है। और इनका निर्माण करने में जो प्रोटीन भाग लेती है उस प्रोटीन का नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये पादपों के अंदर इन्हें सेम की जड़ों की सेल्स के अंदर सबसे पहले रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा देखा गया, जबकि इनकी खोज का श्रेय पैलेडे के लिए जाता है। पैलेडे ने सबसे पहले जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम्स के बारे में बताया था। जो राइबोसोम्स होते हैं उनका निर्धारण इनके अंदर अवसादन गुणांक के आधार पर करते हैं। जो इनमें जो सेडिमेंटेशन क्यूटेंट है उसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ये यूकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। ये झिल्ली रहित कोशिका अंग हैं। कैसे होते हैं? ये झिल्ली रहित कोशिका अंगक होते हैं। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं
जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो झिल्ली रहित होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो झिल्ली रहित होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर पाए जाते हैं। जब बात आती है कि ये प्रोकैरियोट जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कौन से टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम, जहाँ पर S का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, अवसादन गुणांक कहते हैं। ये जो अवसादन गुणांक है ये इनकी डेंसिटी और साइज को इंडिकेट करता है, इनके जो घनत्व होता है, इनकी जो साइज होती है उसको इंडिकेट करने का काम करता है। और इनकी 70S राइबोसोम की दो उपिकाएं होती हैं, एक बड़ी उपिकाई होती है वो 50S होती है, छोटी उपिकाई होती है वो 30S होती है। यहाँ पर 50S है ये बड़ी उपिकाई को बताता है, जबकि 30S है ये छोटी उपिकाई को बताता है। और जो 50S है इसके अंदर भी फिर दो यूनिट होती हैं, 23S और 5S। इसके अंदर भी कितनी यूनिट होती हैं, 23S और 5S, दो यूनिट होती हैं। जबकि जो 30S होता है, इस 30S के अंदर केवल एक यूनिट पाई जाती है जो 16S होती है। यहाँ पर S का मतलब होता है अवसादन गुणांक। S का मतलब क्या है, अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक, या इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग नियतांक। ये S वास्तव में इनके घनत्व और इनकी साइज को इंडिकेट करता है। ये तो रहा प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोट सेल्स के साथ साथ यही 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70S। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। 70S की बड़ी उपिकाई कौन सी होती है, 50S, और छोटी होती है उसे 30S कहते हैं। जहाँ पर S का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग नियतांक के नाम से जाना जाता है। यूकैरियोट सेल्स जो होती हैं, उन यूकैरियोट सेल्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं ये 80S प्रकार के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, 80S। 80S की भी दो इकाई होती हैं। यहाँ जो बड़ी इकाई होती है उसे बोलते हैं 60S, और छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं 40S। तो 60 और 40 दोनों इकाई होती हैं। ये जो बड़ी इकाई है उसके अंदर छोटी छोटी सी तीन इकाई होती हैं, एक 28S होती है, 28S, एक 5.5S और एक 5S। यहाँ जो 40S है उसकी एक इकाई होती है वो होती है 18S। 18S ये छोटी उपिकाई है। किसकी इकाई होती है, यूकैरियोट कोशिका के अंदर जो 80S राइबोसोम्स होते हैं उनकी छोटी उपिकाई। S का मतलब दोनों ही जगह पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि अवसादन का मतलब होता है कि यदि किसी भी जगह, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सेल रख लिए जाए और उसे जोर से हिला करके छोड़ दें तो कितने टाइम में ये कोशिका अंगक नीचे बैठ जाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ये राइबोसोम सबसे छोटे कोशिका अंगक होते हैं और सबसे छोटे और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होने की वजह से ये नीचे बैठने में या छन करके नीचे बैठने में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये सबसे छोटे कोशिका अंग होते हैं, सबसे छोटे। तो सबसे छोटे कोशिका अंग कौन, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक कौन से हैं,
राइबोसोम। झिल्ली रहित कौन सा होता है? राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट, माइटोर, क्लोरोप्लास्ट में 70 एस होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 80 एस राइबोसोम होते हैं। इनके बारे में बताने वाले कौन थे? तो पैलिडे थे। यूकैरियोट कोशिका में इनका निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। जबकि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नहीं होने की वजह से इनका निर्माण साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इनके कार्य की बात की जाए तो इनका जो कार्य होता है, मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम करते हैं ये? प्रोटीन संश्लेषण इनका मेन फंक्शन होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं ये। जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है तो होता यह है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान राइबोसोम की छोटी और बड़ी दोनों ही उप-इकाइयां ये mRNA से जुड़ जाती हैं। mRNA हम जानते हैं कि rRNA, tRNA, mRNA ये 3 प्रकार के RNA होते हैं। इनमें से mRNA सबसे कम पाया जाता है, जिससे टेम्पलेट RNA कहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा बनता है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा जब mRNA का निर्माण होता है तो mRNA की छोटी और बड़ी उप-इकाई, mRNA की छोटी या बड़ी उप-इकाई, तो राइबोसोम की उप-इकाइयां आपस में mRNA से जुड़ जाती हैं। और जब ये राइबोसोम से जुड़ जाती हैं तब इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, या पॉलीराइबोसोम्स को ही कहा जाता है पॉलीसोम। पॉलीसोम्स भी कहते हैं इसे। तो पॉलीसोम्स किस आरएनए से बनता है? तो पॉलीसोम हो, पॉलीराइबोसोम हो, इनका निर्माण mRNA की वजह से होता है। या राइबोसोम की छोटी और बड़ी उप-इकाई प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब mRNA से जुड़ जाती हैं, मैसेंजर RNA से जुड़ जाती हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, या इसे इनफॉर्मोसोम भी कहा जाता है। तो ये mRNA से बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पॉलीराइबोसोम का निर्माण करने वाला RNA कौन सा है? तो कौन सा है? mRNA है। इनका निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के द्वारा होता है। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन संश्लेषण होता है, लेकिन वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। वायरस में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होने की वजह यह है क्योंकि वायरस के अंदर या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम तीनों एक साथ नहीं पाए जाने के कारण वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। यही वजह होती है कि वायरस पर किसी भी एंटीबायोटिक्स का कोई असर भी नहीं होता। तो वायरस पर एंटीबायोटिक का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरिया का अपघटन करती है। तो बैक्टीरिया का अपघटन करते समय 2 प्रोसीजर काम में लेती है, एक सेल वॉल का अपघटन करना और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण को ब्लॉक कर देना। वायरस के अंदर ना तो सेल वॉल होती है जिससे उसका अपघटन किया जा सके, ना उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण होता है। यही वजह है कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर होता है, वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वायरस में ना तो सेल वॉल होती है ना प्रोटीन का संश्लेषण होती है। एक एंटीबायोटिक है जिसे क्लोरोमाइसिटीन कहते हैं। तो जो क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक यदि किसी भी सूक्ष्म जीव को दे दी जाती है तो इसकी वजह से 70S राइबोसोम ब्लॉक हो जाता है। कौन सा? 70S राइबोसोम को ब्लॉक कर देती है, को अवरुद्ध कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो 70S राइबोसोम को ब्लॉक करती है? तो अपना आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटीन। ऐसे ही साइक्लोहेक्सामाइड है, साइक्लोहेक्सामाइड एंटीबायोटिक दे दी जाए तो ये 80S राइबोसोम को ब्लॉक करती है। तो दोनों को अपन याद रखेंगे कि साइक्लोहेक्सामाइड से कौन सा राइबोसोम ब्लॉक होगा? 80S राइबोसोम, जबकि क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक की वजह से 70S राइबोसोम ब्लॉक हो जाता है। याद रखना है कि जो वायरस होते हैं उस वायरस में डीएनए, आरएनए,
राइबोसोम, राइबोसोम एक साथ नहीं पाए जाते, एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इनमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता प्रोटीन संश्लेषण? क्योंकि इनमें डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होते। ये वायरस ऐसा जीव है जिसके अंदर केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसमें केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए पाया जाता है। जो वायरस होते हैं उस वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है, एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वायरस जो होते हैं उस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वायरस के अंदर एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। याद रहे कि वायरस ही ऐसा जीव है जो एक न्यूक्लिक एसिड रखता है मात्र, सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें कोशिका का कोई संगठन नहीं होता, ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करता। इसके अंदर निर्जीव के जैसे लक्षण होते हैं। जब वायरस एनवायरनमेंट के अंदर होता है तो निर्जीव, लेकिन जब किसी होस्ट सेल पोषक कोशिका के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह सजीव के मेटाबॉलिक सिस्टम का खुद उपयोग करता है, जिसकी वजह से अपनी संख्या में मल्टीप्लिकेशन या गुणन करता है। यही वजह है कि वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण यूं नहीं होता क्योंकि ये जो तीनों पार्ट हैं या डीएनए आरएनए राइबोसोम हैं जिन्हें प्रोटीन निर्माण के संयंत्र कहा जाता है, स्टूल कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो स्टूल हैं ये एक साथ नहीं पाए जाते, इसीलिए वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, या इसी को बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कॉलीकर को। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कॉलीकर ने। किसने देखा भाई? कॉलीकर ने सबसे पहले देखा। और इन्होंने कीटों की जो रेखित पेशी होती हैं उनके अंदर सबसे पहले अवलोकन किया। कीटों की रेखित पेशी, कीटों की रेखित पेशी जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्टा की स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर सबसे पहले देखा था, स्ट्रिएटेड मसल्स में। लेकिन इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहा था। क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले देखने का श्रेय किसको जाता है? कॉलीकर को दिया जाता है। आगे चल कर के फिर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आल्टमान। आल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया था। आल्टमान ने क्या कहा था दोस्तों? बायोप्लास्ट। और आल्टमान को ही खोजकर्ता भी माना जाता है। तो खोज करने वाले, डिस्कवरी करने वाले भी कौन हैं? आल्टमान ही हैं। आल्टमान ने बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया था। आगे चलकर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का यूज किया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो किसका दिया हुआ है? सी बेंडा का। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? आल्टमान ने। कॉलीकर ने सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों के अंदर इन्हें देखा और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नाम दिया था। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सीक बिज। सीक बिज ने सबसे पहले इन्हें पावर हाउस कहा था। पावर हाउस, तो कोशिका को के अंदर पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बात बताने वाले थे सीक बिज। तो
का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को किसने कहा था? सीक बिजने। सी बेंडा ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। बायोप्लास्ट नाम किसका दिया हुआ है? तो बायोप्लास्ट नाम अल्टमान के द्वारा दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। कितनी मेम्ब्रेन रहती हैं? डबल मेम्ब्रेन, अर्थात दोहरी झिल्ली होती है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली किसी भी एक सेल के अंदर देखे जाएं तो एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 1000 से लेकर 1500 तक हो सकते हैं। एक ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 1000 से लेकर 1500 तक की संख्या में हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद मिलते हैं, कुछ एक अपवाद मिलते हैं, जैसे क्लोरेला के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो केवल एक होती है। ऐसे ही माइक्रोएस्टीरियाज इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक होता है। केवल कितना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरेला ऐसी सेल की है जिसके अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइक्रोएस्टीरियाज है, उसके अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नॉर्मली किसी भी एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो लगभग 1000 से लेकर 1500 तक की संख्या में हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यदि जंतुओं में देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं अमीबा चाओस में। एक अमीबा है चाओस। इस अमीबा चाओस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5 लाख तक होती है। अमीबा चाओस को पीलोमिक्सा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पीलोमिक्सा। अमीबा चाओस को पीलोमिक्सा कहते हैं। ये साइज में सबसे बड़ा अमीबा का उदाहरण भी है। तो सबसे बड़े अमीबा जिसे जियांट अमीबा कहते हैं या अमीबा पीलोमिक्सा कहते हैं या अमीबा चाओस कहते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5 लाख तक पाई जाती है। और एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है? कॉन्ड्रियोम। तो कॉन्ड्रियोम। एक सेल में लगभग 1000 से 1500 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम कहते हैं। यदि मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं तब उन्हें सार्कोसोम कहते हैं। तो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सार्कोसोम। और मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन, डायलेटेशन होता है, संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। मसल्स के अंदर जो भी संग्रहित भोजन है उससे एटीपी उत्पादन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर मेम्ब्रेन होती हैं डबल। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ध्यान रहे। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली, और एक आंतरिक झिल्ली होती है। ये आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। स्पेस को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये वही स्पेस है जिसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। तो बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पामीटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, इनके बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। और बीटा ऑक्सीडेशन होने की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो जब विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड, वसीय अम्ल के बीटा कार्बन के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तब उसे बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन।
ये इनर मेम्ब्रेन जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली के अंदर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलता है इसमें? ETS। तो ETS की जो क्रिया होती है, ETS चलता है। वो कहाँ चलता है? तो ये इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली के अंदर चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ETS का टारगेट होता है जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उच्च ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे NADH2 या FADH2, इनसे सीधे ही ATP का उत्पादन करना। इसके अंदर विशेष प्रकार का एंजाइम भाग लेता है जिससे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं। इसके अंदर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 भाग लेते हैं, साइटोक्रोम B होता है। इसके अंदर फ्लेवोप्रोटीन्स भाग लेती है, जो अपन ने ETS में इसको डिस्कस करते हैं। तो ETS जो चलता है वो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसकी मोटाई लगभग 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। इतनी एंगस्ट्रॉम में रहते हैं। ये जो बीच का भाग है, इस बीच के भाग को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको? मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर चलता है TCA चक्र। कौन सा चक्र चलेगा? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। TCA चक्र को ही बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल कहते हैं इसी को? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स चक्र है या TCA चक्र है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना एक वृत्ताकार DNA पाया जाता है। तो इसमें खुद का सर्कुलर DNA होता है। और यदि सर्कुलर DNA है तो इसका अर्थ होता है कि ये वंशागति में भी भाग लेगा, वंशागति में भाग लेता है। और वंशागति में भाग लेता है तब इसे बोलेंगे साइटोजेनिक हेरिडिटी। कौन सी डिटी कहते हैं? साइटोजेनिक हेरिडिटी। देखिए, दो तरीके की हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है, एक कैरियोजेनिक, एक साइटोजेनिक। कैरियोजेनिक वो होती है जिसके अंदर केंद्रक में उपस्थित DNA या जीन भाग लेता है। कैरियोजेनिक वंशागति में मेल फीमेल दोनों का बराबर रोल होता है, जबकि साइटोजेनिक हेरिडिटी वो होती है जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित DNA भाग लेता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर दो ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें DNA पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित DNA वंशागति में भाग लेता है, तब उसे साइटोजेनिक हेरिडिटी कहते हैं। साइटोजेनिक कोशिका द्रव्य वंशागति। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के अपने 70 S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके खुद के अपने 70 S राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के लगभग श्वसन से संबंधित 70% एंजाइम होते हैं। तो श्वसन के लगभग 70% जो एंजाइम हैं, 70% श्वसन से संबंधित एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो श्वसन की क्रिया में जितने भी एंजाइम भाग लेते हैं, उनके लगभग 70% एंजाइम अकेले कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है तो उसके अंदर हमेशा ऑक्सीश्वसन की क्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनके अंदर अनाक्सीश्वसन की क्रिया होती है। जैसे प्रोकैरियोट सेल्स जो बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है, इनके अंदर एनाक्सीश्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन से संबंधित 70% एंजाइम किस में पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की जो सरफेस है, ये इस अंदर वाली जो सरफेस है इसको बोलते हैं एम सरफेस। क्या कहते हैं इसको? एम सरफेस कहते हैं। एम का मतलब है यहाँ पर मैट्रिक्स। एम का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स सरफेस होती है। और जो बाहर की सरफेस होती है, इस बाहर वाली सरफेस को बोलते हैं सी सरफेस। कौन सी सरफेस कहेंगे इसे? सी सरफेस। यहाँ पर सी का मतलब है साइटोसोलिक। साइटोसोलिक, ये साइटोसोलिक सरफेस होती है बाहर की साइड, और अंदर की जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं एम सरफेस। अंदर होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये उंगली नुमा जो उभार होते हैं, इन उंगली नुमा उभारों को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं इनको?
क्रिस्टी कहते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या उंगली नुमा उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी। क्रिस्टी है क्या? तो ये उंगली नुमा उभार, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार होते हैं। आंतरिक झिल्ली जो होती है उस पर उंगली नुमा उभारों के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स, या इन्हीं को F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं F1 कण, या इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? इन्हीं को ऑक्सीसोम कहा जाता है। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं वो आंतरिक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम होता है जो विभिन्न प्रकार के एटीपेज फॉस्फोरिलेशन की क्रिया है या एटीपेज एंजाइम होते हैं, तो वो एटीपेज एंजाइम होते हैं। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनमें एटीपेज एंजाइम, जो वसा उपापचय क्रिया, फैट मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित हो सकते हैं। तो ये अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोट कोशिका में होता है, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर इनर, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। बीटा ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम एक के निर्माण की क्रिया। आंतरिक झिल्ली के अंदर ETS चलता है, और जो आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें एंजाइम पाया जाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया, ATP की निर्माण की क्रिया में भाग लेना। आंतरिक झिल्ली पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो क्रिस्टी होते हैं इनके ऊपर ऑक्सीसोम्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स या प्राथमिक कण होते हैं जो एटीपेज एंजाइम से रिलेटेड होते हैं, मतलब ATP निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। यदि कार्य की बात की जाए तो इसके कार्य का मतलब, कार्य एक मेन होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। तो इसका कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है मेन भोजन का ऑक्सीडेशन करना। तो भोजन का क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये ATP का उत्पादन करता है। इसीलिए इसे पावर हाउस या ATP निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये ATP निर्माण की फैक्ट्री के रूप में काम करता है। दूसरा इसका काम होता है वसा उपापचय करना। वसा उपापचय यानी कि जो फैट मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उन फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेना, वसा उपापचय क्रियाओं में भाग लेने का काम करता है। तीसरा काम है वंशागति में सहायता। ये हेरिडिटी में भी भाग लेता है। हेरिडिटी में भाग लेता है। हेरिडिटी में भाग क्यों लेता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का सर्कुलर DNA पाया जाता है, और जिनके अंदर DNA पाया जाता है वो साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी में भाग लेते हैं। ऐसे इसका काम, इसका के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे काइनेज एंजाइम कहते हैं। ये काइनेज एंजाइम का काम है जब यॉक का निर्माण होता है, यॉक अंडे के अंदर जो पीला पीला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? यॉक या पीतक कहते हैं। उस पीतक को गाढ़ा बनाने का काम करता है काइनेज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक काइनेज एंजाइम उपस्थित होता है जिसका काम होता है यॉक को गाढ़ा बनाना, कंसंट्रेट करने का काम करता है। क्योंकि जब वाइटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है या यॉक निर्माण की क्रिया होती है तो यॉक निर्माण की क्रिया को वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। यॉक बनते समय पतला होता है जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान जल्दी खर्च हो सकता है, अतः उसे गाढ़ा बनाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का काइनेज एंजाइम करता है। इसलिए यॉक लंबे टाइम तक मेटाबॉलिक क्रियाओं में खर्च नहीं हो सकता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित अपन ने कुछ बातें की। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड यानी कि लवक। देखिए जो प्लास्टिड शब्द है, इस प्लास्टिड शब्द को, ये जो शब्द है ये सबसे पहले देने वाले थे हैकल। ये शब्द किसने दिया था? ये हैकल ने दिया था। और जो प्लास्टिड हैं ये केवल प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल सेल के अंदर किसी भी प्रकार के लवक या प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। तो प्लास्टिड्स का पाए जाना किसका लक्षण होता है? ये
पादपों का लक्षण है। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले यूज किया गया था। जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जिन्हें अपन हरित लवक कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्टिड शब्द सबसे पहले देने वाले थे इरेरा। क्लोरोप्लास्टिड शब्द का यूज करने वाले कौन हैं? इरेरा। इरेरा ने सबसे पहले शब्द का यूज किया था। आगे चल कर के सब साइंटिस्ट आए सिम्पर। सिम्पर ने ल्यूकोप्लास्टिड शब्द का यूज किया था। ल्यूकोप्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्टिड शब्द किसका दिया हुआ है? सिम्पर का। क्लोरोप्लास्टिड शब्द किसका है? इरेरा का। क्लोरोप्लास्ट हैं या प्लास्टिड हैं केवल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार के प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते और प्लास्टिड शब्द का यूज करने वाले हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द का यूज किया था। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, लवक होते हैं, ये प्लास्टिड होते हैं फिर 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के होते हैं। इनमें जो पहला है वो है क्रोमोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड, देखिए क्रोमोप्लास्टिड जो होते हैं उन्हें वर्णी लवक कहते हैं। कौन से लवक कहेंगे इनको? वर्णी लवक। वर्णी लवक वे होते हैं जो किसी भी पादप भाग को रंग प्रदान करते हैं। किसी भी पादप के अंदर ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये कलरफुल होते हैं। कैसे होंगे ये? कलरफुल। ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनका काम होता है रंग प्रदान करना। रंग, किसी भी पादप भाग के अंदर रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये प्रकाश युक्त भागों में ज़्यादा होते हैं। इनकी वजह से पादप हैं के भाग हैं, पत्ती हैं, पुष्प हैं, या यूँ कहें कि पुष्प, पंखुड़ी, बाह्यदल, दल, कोरोला, एपिकोलिक्स, ये जो भाग होते हैं ये पादप भागों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो एंथोक्लोर। एंथोक्लोर जो पिगमेंट होता है ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है ये? पीले रंग का। और एंथोक्लोर की वजह से सूरजमुखी और गेंदा में पीला फूल होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है सूरजमुखी में। किसमें मिलेगा ये? सूरजमुखी के अंदर होता है, सनफ्लावर के अंदर होता है, और ये पाया जाता है गेंदा के अंदर। तो गेंदा में और सूरजमुखी के अंदर जो पीला फूल आता है उसका कारण क्या होता है? एंथोक्लोर। एक होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है ये नीले रंग का होता है, ये लाल रंग का हो सकता है, ये बैंगनी रंग का हो सकता है। नीला, लाल और बैंगनी रंग का वर्णक होता है। ये दोनों इसलिए भी याद रखने होते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों रिक्तिका में पाए जाते हैं। किस में मिलेंगे ये आपको? रिक्तिका। पादपों के अंदर रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, रसधानी होती है। उस रिक्तिका में 2 लवक पाए जाते हैं, 2 क्रोमोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं, 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, एक एंथोक्लोर और एक एंथोसाइनिन। तो याद रखें कि एंथोक्लोर, एंथोसाइनिन कहाँ मिलेंगे? रिक्तिका में। इसका मतलब जो रिक्तिका या रसधानी होती है, वैक्यूल होती है, उसकी वजह से भी पादपों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान किया जाता है। ये जो वर्णी लवक हैं, इन वर्णी लवकों में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे लाइकोपीन। कौन सा है? लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है उस लाइकोपीन की वजह से मिर्च और टमाटर का कलर होता है। तो मिर्च और टमाटर पकने पर कैसे हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? लाइकोपीन है। ऐसे ही कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है ये लाल रंग का होता है और बीटा कैरोटीन ये गाजर के अंदर पाया जाता है, पके हुए पपीता के अंदर पाया जाता है। तो गाजर और पपीता लाल रंग के बीटा कैरोटीन की बेस होते हैं। कैरोटीन अल्फा, बीटा, गामा टाइप का हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो पिगमेंट हैं इनका काम होता है रंग प्रदान करना। और ऐसे वर्णक जो किसी भी पादप को रंग प्रदान करने का काम करते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्टिड्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्टिड्स पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुँचता है। दूसरे जो पर्णक होते हैं वो हैं ल्यूकोप्लास्टिड। कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। ये जो ल्यूकोप्लास्टिड हैं इन्हें बोलते हैं अवर्णी लवक। कौन से लवक कहेंगे इनको?
एवर्णी लवक कहा जाता है। और जो एवर्णी लवक हैं, एवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्टिड्स उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं पहुंच पाता। ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं भैया? रंगहीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तो ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये अंधकार वाले भागों में पाए जाते हैं, अंधकार में भागों में पाए जाते हैं। ये डार्क स्थानों पर मिलेंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ये भोजन के संग्रह का कार्य करते हैं। इनका काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। तो ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। भोजन का संग्रह किस रूप में किया है इसके आधार पर ये अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक होते हैं एमाइलोप्लास्टिड्स वे होते हैं जिनके अंदर स्टार्च का संग्रह होता है। किसका संग्रह करेंगे? स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च को एमाइलोज कहते हैं। तो स्टार्च का संग्रह करने वालों को एमाइलोप्लास्टिड कहते हैं। जैसे गेहूं के अंदर हो सकते हैं, ज्वार के अंदर हो सकते हैं, मक्का के अंदर हो सकते हैं, जिनमें स्टार्च की मात्रा होती है। तो स्टार्च का संग्रह करने वाले एवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्टिड्स क्या कहलाते हैं? तो एमाइलोप्लास्टिड कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इलियोप्लास्टिड्स जो होते हैं, इलियोप्लास्टिड वे होते हैं जिनके अंदर फैट या वसा का संग्रह होता है। जैसे ये अलसी के अंदर हो सकते हैं, ये बादाम के अंदर हो सकते हैं, सरसों के अंदर हो सकते हैं, तिल के अंदर हो सकते हैं। जिनके अंदर तेल की मात्रा जो होती है, तो तेल का संग्रह जिस लवक के रूप में होता है वो इलियोप्लास्टिड्स होते हैं। ये फैट का संग्रह करते हैं। और तीसरे होते हैं, उन्हें बोलेंगे एल्यूरोप्लास्टिड। क्या कहते हैं उनको? एल्यूरोप्लास्टिड्स जो होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन का संग्रह करना। तो ये किसका संग्रह करेंगे भाई? प्रोटीन। ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं। और प्रोटीन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, उन्हें एल्यूरोन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एल्यूरोन। तो एल्यूरोन जो होते हैं वो एल्यूरोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एल्यूरोन कण क्या हैं? प्रोटीन के कण होते हैं। और प्रोटीन का संग्रह करने वाले प्लास्टिड्स क्या कहलाते हैं? एल्यूरोप्लास्टिड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि इनका काम अलग अलग तरीके से भोजन का संग्रह करना है। पहला इनका काम है भोजन का संग्रह एमाइलोज के रूप में करते हैं, यानी स्टार्च के रूप में। तो एमाइलोप्लास्टिड वसा के रूप में करते हैं। तो ये इलियोप्लास्टिड और एल्यूरोन के रूप में करते हैं, यानी कि प्रोटीन के रूप में करते हैं। तो प्रोटीनोप्लास्टिड या इन्हीं को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्टिड्स। तीसरे जो लवक हैं वो है हरित लवक। कौन से लवक बोलते हैं इनको? हरित लवक या क्लोरोप्लास्टिड। हरित लवक। जो क्लोरोप्लास्टिड्स होते हैं ये हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के। इनकी वजह से ही ये पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये मुख्यतया पत्ती के अंदर होते हैं, ये जड़ों के अंदर नहीं पाए जाते। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्या काम करेंगे ये फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इनका काम होता है गैसों का संतुलन बनाना। तो गैसों का संतुलन बनाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, तो CO2 कंज्यूम होगी। और वही CO2 ये पानी से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करवाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करवाते हैं। साथ में को प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें क्लोरोप्लास्ट भाग लेते हैं। ये गैसों के संतुलन में काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी खुद का अपना एक DNA पाया जाता है। DNA की उपस्थिति की वजह से इनका संबंध वंशागति से भी होता है। तो ये वंशागति में भी भाग लेते हैं।
वंशागति में भी भाग लेते हैं, क्योंकि इनमें खुद का क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। इनके चारों ओर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, गैसों का विनिमय करने में सहायता करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर ये गैसों का संतुलन बनाते हैं। वायुमंडल की जो CO2 है उसका उपापचय क्रियाओं के दौरान यूज करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, शर्कराओं का निर्माण करते हैं। इनके जब निर्माण, इनके चित्र की बात की जाए तो अलग अलग पादपों के अंदर इनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि उच्च पादप हैं, तो उच्च पादप जो होते हैं हायर प्लांट्स, उन उच्च पादपों के अंदर ये डिस्क लाइक होते हैं, तस्तरी नुमा, या ये ओवल शेप होते हैं। ओवल शेप हो सकते हैं या डिस्क लाइक हो सकते हैं। ऐसे ही यदि ये यूलोथ्रिक्स के अंदर देखें तो यूलोथ्रिक्स क्या है भाई, शैवाल होती है। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर इनकी जो आकृति होती है वो मेखला के जैसी होती है, मेखलाकार। कैसी आकृति के मिलेंगे, मेखलाकार मिलते हैं, गर्डल शेप मिलते हैं। यदि स्पाइरोगायरा के अंदर देखा जाए तो स्पाइरोगायरा के अंदर इनकी जो आकृति होती है वो स्पाइरल होती है, स्पाइरल रेवन शेप होता है, रेवन धागे सदृश होते हैं, सर्पलाकार होते हैं। तो अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एल्गी के अंदर भी होते हैं। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है। ये स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये ग्रीन एल्गी के उदाहरण है जिन्हें क्लोरोफाइसी के अंदर रखा जाता है। और हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्टिड्स की जो आकृति होती है वो डिस्क या ओवल शेप होती है। इस क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके नीचे दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहेंगे इसको, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ये जो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है जिसकी थिकनेस लगभग 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, यानी इतनी मोटाई में हो सकते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी सी लेमेली पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं भाई, लेमेली। ये लेमेली है, लेमेली पाई जाती है, पटलिका पाई जाती है, पटलिका। और जो लेमेली होती हैं जब आपस में समूह बना लेती हैं तब इनको बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का मतलब होता है सिक्का रूपी संरचना, सिक्का रूपी संरचना। तो सिक्का रूपी जो संरचना होती है उससे थाइलेकोइड कहते हैं। तो थाइलेकोइड जो होती हैं वो थाइलेकोइड क्या है, तो एक सिक्का रूपी संरचना होती है। इसकी संरचना में बहुत सारी ग्रेना पाई जाती हैं। थाइलेकोइड से क्या बन जाते हैं, ग्रेना बन जाते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जब जुड़ता है तो जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे बोलते हैं फ्रेट चैनल। क्या कहा जाता है उसको, फ्रेट चैनल। और ये जो पूरी संरचना बना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ग्रेना। ग्रेना भाग, कौन सा भाग है ये, ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में मेन 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रेना जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, और ग्रेना के अंदर एक आंतरिक झिल्ली पर छोटी छोटी सी प्रकाश संवेदी इकाई पाई जाती हैं। उन प्रकाश संवेदी जो इकाई होती हैं उनको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम। ये प्रकाश संवेदी इकाई होती है, प्रकाश संवेदी इकाई। ये लाइट सेंसिटिव यूनिट होती है, लाइट सेंसिटिव यूनिट या प्रकाश संवेदी इकाई होती है। इस क्वांटासोम के बारे में बताने वाले थे पार्क एंड विगिन्स। किसने बताया था ये, पार्क एंड
विगिन्स ने बताया था। तो क्वांटासोम प्रकाश संवेदी इकाई होती है, ये केवल ग्रेना वाले भाग के अंदर पाई जाती है। और एक क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में लगभग 50 से लेकर 100 ग्रेना हो सकते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 50 से लेकर 100 ग्रेना तक हो सकते हैं। और जो थाइलेकोड है, उस थाइलेकोड का निर्माण किससे होता है? पटलिका से होता है। पटलिकाएं आपस में सिक्के के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं, उसे ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जब आपस में एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्ट होती है, तो ये जो कनेक्ट करने वाली संरचना है बीच की, इसे बोलेंगे फ्रेट चैनल। क्या कहेंगे? फ्रेट चैनल। बाकी का बचा हुआ जो पार्ट रह जाता है, जैसे ये पार्ट जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं होते, इसे बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमा कहते हैं, पीठिका कहते हैं। और ये जो स्ट्रोमा वाला भाग है, इस स्ट्रोमा भाग के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलेगी? अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, वो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों पेपरों में आया है ये, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, दोनों में। फर्स्ट ग्रेड में 2012 के में पेपर में भी था, 2016 के पेपर में भी था। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? तो स्ट्रोमा वाले भाग में। स्ट्रोमा वो भाग होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के क्वांटासोम नहीं पाए जाते, उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। और जो पिगमेंट्स वाला भाग होता है ग्रेना, इस वाले भाग के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चलती है इसमें? लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ चलती है दोस्तों? ये ग्रेना में। क्वांटासोम भी किस में पाए जाते हैं? ग्रेना में। पिगमेंट्स किस में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ग्रेना वाले भाग के अंदर पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंदर अपना खुद का एक डीएनए भी पाया जाता है, खुद का डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए सर्कुलर टाइप का होता है, तो सर्कुलर डीएनए इसमें भी पाया जाता है। इसके अंदर खुद के अपने 70 एस राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70 एस राइबोसोम। और डीएनए और राइबोसोम दोनों ही, डीएनए और राइबोसोम दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन। उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70 एस राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 एस राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए, दोनों को इसी वजह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है, अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहा जाता है। तो ये अर्ध स्वायत्तशासी अंग के नाम से जाने जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के यदि इंटरनल संगठन देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग क्लोरोप्लास्ट की संरचना में लगभग 40% लिपिड पाया जाता है। कौन सा पार्ट होता है? लिपिड, जैसे कि फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। सॉरी, प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है, तो 40% के लगभग तो पाया जाता है प्रोटीन, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक जाति विशिष्ट प्रोटीन होती है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंदर लगभग 16% रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। और रूबिस्को प्रोटीन पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन भी है, और रूबिस्को प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम भी है, क्योंकि रूबिस प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी तल पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रूबिस्को। और यदि आपसे प्रोटीन पूछी जाए तो भी आंसर रूबिस्को होता है। कौन सा होगा? रूबिस्को। रूबिस्को 16% पाई जाती है। बाकी लगभग 25% लिपिड की मात्रा होती है। 25% क्या पाया जाता है? लिपिड, जैसे कि फॉस्फोलिपिड वगैरह हो सकते हैं। बाकी क्लोरोफिल 3 से 10% होता है। क्लोरोफिल हरित, पर्णहरित
3 से लेकर के 10% पर्णहरित की मात्रा होती है। बाकी 1 से 2% पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड 1 से लेकर 2% तक हो सकते हैं। बाकी अल्प मात्रा में इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और इसके साथ साथ कैरोटीनॉइड दूसरे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, जेंथोफिल हो सकता है। तो ये सारे के सारे उपस्थित होते हैं। तो रूबिस्को प्रोटीन आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि रूबिस्को पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन भी है। रूबिस्को एंजाइम पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम भी है। जब रूबिस्को एंजाइम काम करता है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन ये चीज़ देखते हैं कि ये CO2 ग्रहण करवाएगा, तो RUBP पहली बार CO2 को ग्रहण करता है। RUBP जैसे CO2 को ग्रहण करता है तो इससे PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, क्योंकि RUBP के अंदर कार्बन 5 होते हैं। 5 RUBP रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट, जिसमें एक CO2 का अणु जुड़ जाने की वजह से कार्बन हो जाता है 6। इसीलिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाले PGA का निर्माण होता है। और जिन पादपों के अंदर 3 कार्बन वाला पहला स्थायी यौगिक बनता है उन्हें C3 चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलेंगे? C3 चक्र। और ऐसे पादपों को C3 पादप कहा जाता है। तो रूबिस्को एंजाइम जब काम करेगा तो CO2 ग्राही का काम कौन करता है? RUBP। RUBP में कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रथम स्थायी यौगिक कौन सा होता है? तो PGA होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है उसमें अपन देखा कि क्लोरोप्लास्ट अलग अलग पादपों में अलग अलग आकृति के होते हैं। उच्च पादपों में डिस्क और ओवल शेप होते हैं, यूलोथ्रिक्स के अंदर मेखला शेप होते हैं, स्पाइरोगायरा के अंदर स्पाइरल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पटलिकाएं पाई जाती है, लेमेली होती हैं, ये सिक्के के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिससे थाइलेकोड कहते हैं। ये थाइलेकोड जो होते हैं बहुत सारे मिलते हैं, तब उसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के ऊपर आंतरिक झिल्ली जो होती है उसके अंदर पाया जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम एक प्रकाश संवेदी इकाई होती है जो कि ग्रेना भाग में पाई जाती है, स्ट्रोमा भाग के अंदर नहीं होती। ग्रेना वाले भाग के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन होती है। खुद का इनका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये अपन ने महत्वपूर्ण जो सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनसे संबंधित चर्चाएं की। रिक्तिका को बोलते हैं रसधानी। रसधानी भी कहते हैं इसे, या वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल या रसधानी या रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। देखिए रिक्तिका या रसधानी क्या है? पादपों के अंदर विकसित रूप में केंद्रीय भाग में उपस्थित जो संरचना होती है वो रिक्तिका होती है। रिक्तिका के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले थे फेलिक्स डुजार्डिन। इसकी जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो फेलिक्स डुजार्डिन को माना जाता है। फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन ने जंतुओं के अंदर इसे सबसे पहले खोजा था। लेकिन जंतुओं के अंदर ये जो रिक्तिका है ये अल्प विकसित या हासित होती है, संख्या में बहुत कम हो सकती है, नाम मात्र की रिक्तिका पाई जाती है। जबकि पादपों के अंदर सबसे पहले इसे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा था। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने पादपों के अंदर इसे सबसे पहले देखा था। तो पादपों में सबसे पहले देखने का श्रेय किसको जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को जाता है। जबकि जंतुओं के अंदर फेलिक्स डुजार्डिन को जाता है। और जो फेलिक्स डुजार्डिन है उन्होंने जंतुओं के अंदर देखा पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका सुविकसित होती है। जो प्लांट सेल होती है वो पादप सेल के अंदर रिक्तिका बड़ी होती हैं। रिक्तिका बड़ी, सुविकसित संख्या में ज़्यादा होती हैं। संख्या में क्या रहती हैं? ये ज़्यादा होती हैं। जबकि जंतु कोशिका जो होती हैं उन जंतु कोशिका के अंदर जंतु सेल में एब्सेंट हो सकती है, एब्सेंट या अल्प विकसित होती हैं। अल्प विकसित होती हैं, ये डेवलप नहीं होती। तो पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होती हैं, संख्या में ज़्यादा होती हैं, सुविकसित होती हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिन्हें विभज्योतक कहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं विभज्योतक, इन विभज्योतक के अंदर विभज्योतक
में एब्सेंट होती हैं। हम जानते हैं कि पादपों के अंदर दो प्रकार के मेन टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट टिश्यू। जो विभज्योतक ऊतक होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें निरंतर सेल डिवीजन चलते रहते हैं। सेल डिवीजन के द्वारा नई नई संरचनाओं का निर्माण होता है, अर्थात जो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी सेल एकदम पास पास होती हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के सेल के बीच में गैप नहीं पाए जाते, इनके अंदर रिक्तिका नहीं पाई जाती। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उन परमानेंट टिश्यू के अंदर रिक्तिका पाई जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर रिक्तिका रसदानी होती है सुविकसित, जबकि विभज्योतक के अंदर नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका के अंदर या तो ये एब्सेंट होती है या ये अल्प विकसित होती है। यदि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो ये एब्सेंट ज़्यादातर मिलती है। कुछ एक ही जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर ये रसधानी के रूप में हो सकती है या खाद्य रसधानी के रूप में हो सकती है। पादप सेल जो होती हैं उनमें रिक्तिका बड़ी, सुविकसित और संख्या में भी सबसे ज़्यादा होती है। जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका में मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन, जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। और इसके अंदर जो भी भरा रहता है, इस भरे हुए तरल पदार्थ को बोलते हैं कोशिका रस। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका रस कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। तो जो कोशिका रस है वो कोशिका रस किसे कहा जाता है? तो रिक्तिका के अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है उसे कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट चुन चुन करके पदार्थों को अंदर आने जाने देती है। पादप कोशिका के अंदर सेंटर पार्ट में रिक्तिका होती है, जबकि न्यूक्लियस है वो हल्का सा पेरीफेरी पार्ट होता है, अर्थात परिधीय भाग में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक केंद्रीय भाग में होता है, सेंटर में रहता है, जबकि अन्य कोशिकांगक होते हैं वो साइड में रहता है। तो ये दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है कि पादपों के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्र में नहीं होता, परिधीय भाग में होता है, पेरीफेरी रहता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर केंद्र में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर रिक्तिका नहीं होती। पादपों के अंदर केंद्र में रिक्तिका होती है, सेंट और परिधीय भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। इस रिक्तिका में अंदर से सेल से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। ये जो अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला जो प्रेशर है, इसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहते हैं? टर्गर प्रेशर। स्फीति दाब। और स्फीति दाब का काम होता है जब सेल बनती है तो सेल के बनने के बाद सेल का एलोंगेशन होगा, दीर्घीकरण रहेगा। यह कोशिका की साइज को बढ़ाने में इंपॉर्टेंस रखता है। तो कोशिका की जो साइज बढ़ती है वो भी रिक्तिका की वजह से बढ़ती है। और रिक्तिका में अंदर से बाहर की तरफ जो सेल से प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को क्या नाम देते हैं? टर्गर प्रेशर। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को बोलते हैं बॉल प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहेंगे इसे? बॉल प्रेशर, भित्ति दाब कहते हैं। तो ये भित्ति दाब क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ तरल पदार्थ पर प्रेशर लगाकर रखती है। अंदर से बाहर की तरफ जो तरल पदार्थ बाहर प्रेशर लगाता है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब कोई नॉर्मल सेल होती है तो नॉर्मल सेल के लिए अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर हल्का सा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से सेल की पर्टिकुलर आकार या आकृति बने रहते हैं। तो सेल की सामान्य आकृति को बनाए रखने के लिए टर्गर प्रेशर का मान हल्का सा ज़्यादा होता है बॉल प्रेशर से, क्योंकि बॉल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो सेल पिचक जाएगी, इसलिए पार्शियली हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए टर्गर प्रेशर और बॉल प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। सेल के लिए इन दोनों के मान यूँ कह सकते हैं कि लगभग बराबर होते हैं, लेकिन वास्तव में बराबर नहीं होते। हल्का सा टर्गर प्रेशर ज़्यादा रहता है ताकि सेल की एक पर्टिकुलर साइज और शेप हो सके। तो ये सेल की आकृति को बनाए रखता है, सेल के साइज को बढ़ाने में, सेल के साइज को इंक्रीज करने में ज़रूरत पड़ती है। और इसी के अंदर इसमें भरे रहते हैं बाकी के पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों का संग्रह भी करता है ये। तो ये पोषक पदार्थों का क्या करता है भाई? संग्रह। तो पोषक पदार्थों का संग्रह कौन करती है? तो ये सेल वैक्यूल करती है। ये कोशिका के अंदर रिक्तिका करती है। से इसके अंदर पानी का संग्रह भी होता है। क्या पाया जाता है? पानी।
पानी के अलावा इसके अंदर विटामिन्स भी हो सकते हैं, विटामिन्स के अलावा इसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें दो पिगमेंट्स मेन होते हैं, एक का नाम होता है एंथोक्लोर और दूसरे का नाम होता है एंथोसाइनिन। और एंथोक्लोर और एंथोसाइनिन की वजह से ये पादप के भागों को रंग प्रदान करने का काम भी करता है। तो ये पादपों के विभिन्न भाग जो होते हैं, पुष्प, पंखुड़ी होते हैं, उनको रंग प्रदान करने का काम भी कौन करती है? ये रिक्तिका ही करती है, रसदानी ही करती है। इसी का काम होता है कुछ जगहों पर ये अपशिष्ट पदार्थों का बाहर की ओर उत्सर्जन करने में मदद भी करती है, क्योंकि सिरे पर जाकर के ये अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देती है। या यूँ कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, दोनों को पृथक पृथक करने का काम भी ये रिक्तिका के माध्यम से किया जाता है। कुछ जंतुओं के अंदर ये खाद्य रसधानी के रूप में भी काम आती है। जैसे आपने अमीबा सुना हुआ है, अमीबा के अंदर खाद्य रसधानी पाई जाती है, तो खाद्य रसधानी के रूप में पाई जाती है। इसके वजह से ही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, ऑस्मोलैरिटी, परासरणीयता। तो ये परासरणीयता को भी बनाए रखने का काम भी करती है, यानी सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है। या यूँ कह सकते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जब पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है तो पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करती है। 3 तरीके के जल अवशोषण की क्रिया के दौरान टर्म आती हैं कि पादपों के द्वारा जब जल का अवशोषण किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर धीरे धीरे मूल रोम जो होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उनसे होते हुए कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के अंदर प्रवेश करता है। एपिडर्मिस जड़ों के अंदर होती है, उसे हाइपोडर्मिस या राइजोडर्मिस भी कहते हैं, राइजोडर्मिस कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। और एपिब्लेमा से फिर हाइपोडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में और धीरे धीरे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के माध्यम से पानी है वो पादपों के शीर्ष भागों तक पहुंचा दिया जाता है। उस दौरान 3 शब्द आते हैं, एक वैक्यूलर, रसधानी गमन। रसधानी गमन का मतलब होता है कि जब कोई भी तरल पदार्थ का आगे की तरफ गमन या अवशोषण रिक्तिका से होकर होता है। तो रिक्तिका में से जब अवशोषण होता है तब उसे रसदानी गमन कहते हैं। और यदि सिम्प्लास्टिक है तो सिम्प्लास्टिक का मतलब होता है सजीव संरचनाएं भाग लेती हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा, एक सेल का प्लाज्मोडेस्मेटा दूसरी सेल के प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट रहता है और प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए पानी आगे की तरफ जाता है, तब उसे सिम्प्लास्टिक कहते हैं। और निर्जीव भाग से यदि तरल पदार्थ आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं तब उसे एपोप्लास्टिक ट्रांसफर कहते हैं। एपोप्लास्टिक में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें से ही पानी का गमन होता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में होकर के पदार्थ गमन कर रहा है तब उसे एपोप्लास्टिक, प्लाज्मोडेस्मेटा से होकर गुजर रहा है तब उसे सिम्प्लास्टिक, और रिक्तिका से होकर दूसरी सेल की रिक्तिका के अंदर पहुंचता है तब उसे बोलते हैं वैक्यूलर। तो ये पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती है, ये जल के संग्रह या पोषक पदार्थों के संग्रह का काम करती है, ये विटामिन्स, मिनरल्स का संग्रह करती है। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और पिगमेंट की उपस्थिति की वजह से ये पादप के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करने का काम भी करती है। तो ये मेन रिक्तिका से रिलेटेड शब्द होते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में देखिए, न्यूक्लियस, केंद्रक। जो केंद्रक है, इस केंद्रक के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले थे, इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इनकी खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हेमरलिंग। क्या नाम है इनका? हेमरलिंग। तो हेमरलिंग ने ये सबसे पहले बताया था एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है जो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर में सबसे बड़ा भी एल्गी होता है। ये एसिटाबुलेरिया शैवाल पर प्रयोग किए और बताया था कि ये कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। ये साइटोप्लाज्म
पर क्या करता है, नियंत्रण करने की वजह से इसे सेल का कंट्रोल रूम कहते हैं। यानी हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया एल्गी पर प्रयोग किए और बताया कि न्यूक्लियस वास्तव में साइटोप्लाज्म की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। साइटोप्लाज्म में जितने भी एक्शंस होते हैं, गति होती हैं, उन सब का नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। सेल का क्या कहेंगे, इसे कंट्रोल रूम के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और जब एक न्यूक्लियस होता है तब उसे बोलते हैं मोनोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल कहेंगे इसको, मोनोकैरियोटिक सेल। कभी कभी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो सकते हैं और जब दो न्यूक्लियस होते हैं तब उस सेल को बोलते हैं डाईकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं, डाईकैरियोटिक सेल। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल देखें तो आपने सभी ने पैरामीशियम नाम सुना है। तो पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियस कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। नॉर्मली अधिकांश सेल के अंदर कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कभी कभी एक सेल के दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तब इसे बोलते हैं सिनकैरियोटिक अवस्था। सिनकैरियोटिक अवस्था। तो सिनकैरियोटिक का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस अलग अलग हैं तो डाईकैरियोटिक कहेंगे, लेकिन दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए हैं तब उसे क्या बोलेंगे, सिनकैरियोटिक अवस्था के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होगा कि भित्ति रहित बॉललेस बहुकेंद्र की अवस्था होती है। बहुकेंद्र की अवस्था को बोला जाता है सिनोसाइटिक। क्या बोलते हैं इसको, सिनोसाइटिक। तो बहुकेंद्र की अवस्था सिनोसाइटिक कहलाती है। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो बहुकेंद्र की, लेकिन ये बॉललेस है, भित्ति रहित बहुकेंद्र की अवस्था है, तब इसे बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लास्ट, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम बॉडी। कौन सी बॉडी कहेंगे इसे, प्लाज्मोडियम बॉडी। तो प्लाज्मोडियम बॉडी का मतलब होता है कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति रहित बहुकेंद्र की अवस्था प्लाज्मोडियम बॉडी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्लाइम मोल्ड आपने नाम सुना है, जिन्हें अवपंख फफूंद कहते हैं। जो अवपंख फफूंद होते हैं, मिक्सोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, उनका शरीर भित्ति रहित होता है, अनियमित आकार का होता है, इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्र की अवस्था लेकिन भित्ति रहित होती है, तब उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट या प्लाज्मोडियम बॉडी। एक सेल में दो न्यूक्लियस आपस में जुड़े होते हैं तो सिनकैरियोटिक, और एक सेल में दो केंद्रक अलग अलग होते हैं तो डाईकैरियोटिक। और अधिकांश एक सेल के अंदर अधिकांशतः एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मोनोकैरियोटिक। होता यह है कि कुछ एक सेल ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमारी जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसे ही जो सीप सेल होती हैं, सीप सेल होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो सीप सेल, चालनी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। सीप सेल, तो चालनी कोशिकाओं के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। फ्लोएम, हमारी आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का काम होता है कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण करना। मतलब यूँ समझ लें कि ये कोई सेल है, सेल का जो सेंटर वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन रहती है भाई, डबल। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं उन्हें बोलते हैं कैरियोथिका। क्या कहा जाता है, कैरियोथिका कहते हैं।
तो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, कैरियोथिका के नाम से जाना जाता है। इनमें छिद्र पाए जाते हैं। क्या आप मिलेंगे इसके अंदर? बीचों बीच में जगह जगह पर छोटे छोटे से छिद्र हो सकते हैं। ये कैरियोथिका जो होती है वो एक छिद्रित संरचना होती है। केंद्रक झिल्ली एक छिद्रित संरचना है। इसके सेंटर पार्ट जो होता है उसमें रहती है केंद्रिका। कौन रहती है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और केंद्रिका के चारों ओर भरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है, जो एक जाल रूपी संरचना के रूप में रहता है, इसे बोलते हैं क्रोमैटिन जाल। कौन सा जाल कहेंगे इसको? क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन जाल का मतलब होता है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए और आरएनए होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए मिलकर क्या बनाएगा? क्रोमैटिन जालक बनाएगा। ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस केंद्रीय भाग होता है। इस न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। तो राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? केंद्रिका को कहा जाता है। केंद्रिका किसके केंद्र में पाई जाती है? ये केंद्रक के केंद्र में पाई जाती है। और केंद्रिका के बाहर जो तरल पदार्थ रहता है उसे बोलते हैं क्रोमैटिन जालक। और केंद्रक झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है, केंद्रक झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक केंद्रीय भाग में होता है, प्लांट सेल के अंदर परिधीय भाग में रहता है, जंतु कोशिका के अंदर केंद्र में रहता है। केंद्रक के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे कैरियोथिका कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के भीतर जो कुछ रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसके अंदर क्रोमैटिन जालक होता है। क्रोमैटिन जालक डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोट कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके स्थान पर प्रोटामीन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटामीन। अब यहाँ से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर केंद्रक जैसी संरचना होती है। वास्तव में केंद्रक नहीं होता, एक आदिम केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक? आदिम केंद्रक। इंसिपिएंट न्यूक्लियस रहता है और आदिम केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। या इसी को बोलते हैं जीनोफोर। क्या कहा जाता है इसको? जीनोफोर कहते हैं। तो जीनोफोर न्यूक्लियोइड या फिब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तंतु जैसी संरचना होती है लेकिन कोई भी क्रोमैटिन जालक वास्तव में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे फिब्रिलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। खास बात क्या होगी? खास बात यह कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके इस केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो केंद्रिका एब्सेंट, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या रहेगी भाई? एब्सेंट रहेगी। ये तीनों संरचनाएं जो होती हैं ये एब्सेंट रहती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो केंद्रक झिल्ली होती है, ना केंद्रिका होती है, ना हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर प्रोटामीन्स पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोट्स हैं उनके केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या फिब्रिलर न्यूक्लियस या इंसिएंट न्यूक्लियस, आदिम केंद्रक के नाम से जाना जाता है।